नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सारे लोग। मैं कुश बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने बात करी कैसे अंग्रेजों ने अपनी ब्रिटिश पॉलिसीज के माध्यम से अपने डोमिनेंस को भारत के अंदर स्टेब्लिश किया। साथियों, अंग्रेजों ने भारत के अंदर जिन पॉलिसीज को चलाया वो पॉलिसीज केवल पॉलिटिकल पॉलिसीज नहीं थी। जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि उन्होंने भारत के राजाओं के साथ सब्सिडरी अलायंस बनाया। जिन राजाओं के पास में अपने बच्चे अपने उत्तराधिकारी नहीं है उनको अडॉप्शन के लिए मना किया। गोद निषेध की प्रथा के माध्यम से नया गोद निषेध प्रथा के माध्यम से नया बच्चा अडॉप्ट गोद निषेध प्रथा के माध्यम से किसी बच्चे को अडॉप्ट करने पर रोक लगा दी और उनके राज्य को हड़प लिया। हड़प नीति के माध्यम से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से, लॉर्ड डलहौजी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। वास्तव में साथियों, ये तो एक पॉलिटिकल पॉलिसीज आपको देखने मिल रही हैं, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए, साथ ही साथ गुलाम बनाने के बाद भारत को एक्सप्लॉइट करने के लिए, भारत से पैसा कमाने के लिए कुछ इकोनॉमिकल पॉलिसीज, आर्थिक नीतियों का संचालन किया। और कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजों ने पॉलिटिकल पॉलिसीज के माध्यम से तो केवल भारत को गुलाम बनाया था, कुछ लोग कहते हैं भारत को एक असली गुलाम और भारत को एक शोषित देश जिसका शोषण हो चुका है, एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है, वो बनाया जाता है ब्रिटिश इकोनॉमिकल पॉलिसीज या ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के माध्यम से। और इन्हीं नीतियों ने भारत को बहुत ज्यादा गहरे स्तर पर चोट पहुंचाई, भारत को बर्बाद करके रख दिया। कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, कैसे कैसे देश के अंदर को इंप्लीमेंट किया जाता है, चलिए अपन सारी बातों करते हैं। और साथियों, यही कारण है, इतनी सारी पॉलिसीज के कारण आपको बाद में रिवॉल्ट भी देखने मिलेगा। तो रिवॉल्ट जो हो रहा है 1857 का रिवॉल्ट, पीजेंट्स रिवॉल्ट, वो केवल एक किसी घटना के खिलाफ नहीं हो रहा। भारत के अंदर जितनी पॉलिसी चलाई जा रही है, चाहे वो राजनीतिक हो, हड़प नीति हो, आर्थिक नीति हो, उन सभी का परिणाम है कि भारत के जनमानस में असंतोष व्याप्त हो रहा है। वो खार खा रहे हैं और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं और कई सारी रिवॉल्यूशन या क्रांति आपको देखने मिलती है। चलिए, कौन कौन सी इकोनॉमिकल पॉलिसीज हैं। सबसे पहले आपको देखने मिलती है भैया लैंड रेवेन्यू की पॉलिसीज, भू राजस्व की नीति, जहां पर लगान कितना लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, वो बातचीत हमको करनी पड़ेगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी मानी जाती है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको भू राजस्व नीतियों से देखने मिलेंगे। आपको कृषि का व्यवसायीकरण या कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर देखने मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट भारत के एग्रीकल्चर पड़ा, इसकी बात हम लोग करेंगे। अगला है ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी, धन के निष्कासन सिद्धांत की बात भी आपको अंग्रेजों के समय पर देखने मिलती है। क्या मामला है वो भी समझेंगे। भारत के अंदर अंग्रेजों ने बैंकिंग सिस्टम में क्या मामला किया, क्या रिफॉर्म लाए, क्या नया स्ट्रक्चर लेकर आए, उसकी बात करेंगे। भारत के अंदर रेलवे के डेवलपमेंट में अंग्रेजों को क्रेडिट दिया जाता है। वो रेलवे कैसे ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, भारत को इससे लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसकी बात करेंगे। भारत के अंदर जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी औद्योगिकरण आपको देखने मिल रहा है, जो हस्तशिल्प उद्योग हैं, भारत के छोटे मोटे लघु उद्योग हैं, उनको अंग्रेज निपटाए जा रहे हैं। क्यों निपटा रहे हैं, कैसे वो काम चल रहा है, उसकी बात करेंगे। ये सारी की सारी पॉलिसी देश के अंदर इकोनॉमी सिस्टम को चरमराने या नए इकोनॉमी सिस्टम को बनाने में हेल्पफुल रही, या उसका इंपैक्ट आपको देखने मिल रहा। इसलिए यह सारी पॉलिसीज बड़े ध्यान से आपको सुनना पड़ेंगी। चलिए, पहले अपन बात कर लेते हैं ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज की। एक एक पॉलिसी आपको बड़े ध्यान से समझना होगी, सारी पॉलिसी का कंपैरिजन करना होगा, उनका इंपैक्ट समझना होगा, उनका आपको पर्पस समझना होगा। चलिए, कौन कौन सी पॉलिसीज भारत के अंदर लागू की गई। पहले मामले आपको देखने मिल रहे हैं इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी सिस्टम, जिसे हम पंचशाला सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। तो भैया जो पहली पॉलिसी है उसका नाम है इजारेदारी, और ब्रिटिश काल की भू राजस्व लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर पहला मामला आपको देखने मिल रहा है वॉरेन हेस्टिंग के समय पर। दूसरा आपको देखने मिल रहा है भैया स्थायी बंदोबस्त, जिसे आप जमींदारी व्यवस्था या परमानेंट सेटलमेंट कह रहे हो। तीसरा आपको देखने मिल रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, और चौथा आपको देखने मिल रहा है महालवाड़ी व्यवस्था या महालवाड़ी सिस्टम। चलिए, एक एक करके सारी पॉलिसी को समझना स्टार्ट करते हैं। पहला जो सिस्टम है वो है इजारेदारी या पंचशाला बंदोबस्त, इजारेदारी या पंचशाला सिस्टम। मामला क्या है, कब स्टार्ट हो रही है। साथियों देखो, यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा आपको भारत के अंदर इजारेदारी का मामला देखने मिल रहा है।
आप सभी को मैंने बताया भारत के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स कब आया। 1773 के समय जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके कुछ समय पहले ही वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल के पद को होल्ड करता है और इसी के समय पर बंगाल के गवर्नर को अन्य 3 प्रेसिडेंसियों के लिए गवर्नर जनरल या एक उसके ऊपर सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स को स्टेब्लिश करने की बात आती है। मतलब सीधी बात है, वॉरेन हेस्टिंग के समय से ही गवर्नर जनरल के पद को थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल असाइन किया गया और इसी के द्वारा भैया बंगाल के छोटे क्षेत्र में पंचशाला सिस्टम, पंचशाला बंदोबस्त को लागू किया गया। क्या मामला था? बंगाल और बिहार के क्षेत्र में इस पूरे के पूरे एरिया में आपको इजारेदारी मामला देखने मिल रहा है। वास्तव में इजारेदार का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो जमींदार है, ठेकेदार है या उसे आप बिचौलिया कह सकते हो। वास्तव में मामला क्या है? अंग्रेजों को चाहिए भैया रेवेन्यू, पैसा, और अंग्रेज पैसा चाहते हैं देश के अंदर किसानों से जिनके पास में लैंड ओनरशिप है, जिनके पास भूमि है, जो खाद्यान्न का या अलग अलग फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों ने किसानों के साथ बात करने के लिए यहां पर कुछ जमींदार या ठेकेदार को वॉरेन हेस्टिंग ने डेवलप किया और इन्हीं लोग को हम कह रहे हैं इजारेदार। और इजारेदारों के द्वारा जब वास्तव में रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात की जाएगी तब इसी से आपको पंचशाला बंदोबस्त या इजारेदारी सिस्टम देखने मिलेगा। आप बोलोगे सर ये पंचशाले का मतलब क्या था? चलिए सारे सिस्टम को हम समझना स्टार्ट करते हैं। वास्तव में साथियों यहां पर देखिए, इस व्यवस्था में सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को भूमि का ठेका दे दिया जाता था। जैसे घर बनाना है तो घर बनाने का ठेका ठेकेदार को दे दिया कि भैया हम तुझे पैसा देंगे और तुझे घर बनाकर देना है, रेत बालू सीमेंट सब कुछ तुझे लगाना है, मजदूरों से तुमको बात करना है, हम कुछ काम नहीं करने वाले, बस वहां के घर देखेंगे और घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ठेकेदार के पास में घर बनाने का ठेका है। उसी प्रकार जैसे मान के चलो बंगाल के किसी क्षेत्र से रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो मान के चलो 5 लोगों में से ए नामक व्यक्ति ने बोली लगाई कि मैं तुझे 1 महीने के अंदर इतने लाख रुपए वास्तव में रेवेन्यू के रूप में ला कर दूंगा। तो लोगों ने बोली लगाई और 1 लाख रुपए की बोली 5 लोगों में थी। अंग्रेजों ने कहा कि चलो ए नामक व्यक्ति हमको 1 लाख रुपए लाके दे सकता है, तो एक काम करो, इस गांव के क्षेत्र के ठेकेदार तुम कहे जाओगे, इजारेदार तुम कहे जाओगे, तुमको रेवेन्यू कलेक्ट करना है और हमको रेवेन्यू लाकर देना है। और यहीं से बोली लगाकर भूमि का ठेका कॉन्ट्रैक्ट बांटना स्टार्ट कर दिया। ये मामला आपको देखने मिलता है। ये जो ठेका दिया जा रहा था किसी भी इजारेदार को वो 5 वर्ष का था कि मतलब ए नामक व्यक्ति 5 साल तक उस गांव से कलेक्ट करेगा रेवेन्यू और हमको लाके देगा। तो 5 साल तक का सिस्टम था, इसलिए इसको अपन पंचशाला बंदोबस्त के रूप में भी जानते देखने मिल रहा है। लेकिन बाद में सिस्टम फेल हो गया। सबसे पहली बात तो क्योंकि उस समय तो अंग्रेजों का इतना डोमिनेंस नहीं था, देसी रियासत भी ताकतवर थी, जनता भी अंग्रेजों को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, सीधी बात है। और 5 साल के लिए एक लंबी अवधि थी। बाद में ये ठेकेदार भी अच्छे से काम नहीं कर पाए, करप्शन कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, इसलिए ये मामला आपको देखने मिलता है खत्म होते हुए। और 1771 में 5 साल के सिस्टम की जगह पर 1 साल का सिस्टम आपको देखने मिलता है कि भैया हम 1 साल का ठेका देंगे। और पंचशाला की जगह पर आपको 1 साल का सिस्टम इजारेदारी में देखने मिलता है 1977 के बाद। तो सीधी बात है, वॉरेन हेस्टिंग का सिस्टम आपको फेल होते देखने मिल रहा है कि पूरा का पूरा मामला एक लूप से मेनली ठेकेदारों से फेल होते जा रहा है। लेकिन साथियों कुछ समय के बाद में इस सिस्टम को और ज्यादा औपचारिक और संगठित बनाने का एक मामला आपको देखने मिलता है स्थायी बंदोबस्त के द्वारा, परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा। और इस सिस्टम को जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है, जो भारत की सबसे फेमस लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की पॉलिसी आपको देखने मिल रही है अंग्रेजों के द्वारा। भारत की ब्रिटिश भू राजस्व नीति में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस जो नाम माना जाता है उसका नाम आपको देखने मिलता है स्थायी बंदोबस्त। आप बोलोगे सर स्थायी बंदोबस्त का मामला क्या है, इसको हमको क्या ध्यान रखना है समझना साथियों। अंग्रेज जब भारत के अंदर आ रहे हैं तो वो घेरे की नीति बना रहे हैं। घेरे की नीति का मतलब वो भारत के अंदर एकदम से अलग अलग राजाओं पर आक्रमण नहीं करेंगे। पहले वो भारत के अंदर आएंगे, अपनी इकोनॉमी के माध्यम से अपनी सेना को वॉर के लिए प्रिपेयर करना चाहेंगे। पहले उनको अपनी आर्मी स्ट्रेंथन करना है और आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता है। तो एक जगह पर रहेंगे, फेंस बनाएंगे, वहीं से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, हर महीने अपनी सेना को वहीं से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, हर महीने अपनी सेना को वेतन देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे और अपनी आर्मी को मजबूत बनाएंगे। और उसके बाद ये घेरा तोड़कर भैया अलग अलग भारत के राज्यों में अपना एक्सपेंशन करेंगे। और ये मामला आपको मैं पहले समझा चुका हूं। तो रिंग ऑफ फेंस की नीति में अपनी सेना को और स्ट्रेंथन करने के लिए पैसों की आवश्यकता है। और क्योंकि वो इनिशियल फेज में तो एकदम से भारत के अंदर एक्सपांशन भी नहीं कर पा रहे, हाँ, लेकिन एक्सपांशन का फेज आने ही वाला है, तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि हमें कुछ ऐसी चीज मिले। जैसे अभी तक जो इजारेदारी सिस्टम है
उसमें ठीक पैसा नहीं मिल पा रहा। हमें एक लिमिटेड, जैसे दो प्रकार की नौकरियां होती है, एक होता है बिजनेस, एक होता है सरकारी नौकरी। लोग सरकारी नौकरी में क्यों जाते हैं कि भैया हर महीने इतनी तनख्वाह हमको मिलती रहेगी, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिजनेस का मतलब पैसा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। अंग्रेजों ने सरकारी नौकरी वाला फॉर्मेट पसंद किया कि भैया हमको एक सर्टेन अमाउंट चाहिए रहेगा, क्योंकि हमको अभी रिंग ऑफ फेंस में खुद को मजबूत बनाना है। और परमानेंट टाइप का पैसा तभी आएगा जब हम परमानेंट सेटलमेंट करेंगे, स्थायी प्रकार का सिस्टम बनाएंगे। क्योंकि अंग्रेजों ने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक स्थायी सिस्टम बनाया कि हमें इतना पैसा भैया मिलना ही मिलना चाहिए। इसी के लिए सिस्टम को अपन परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त कह रहे हैं। आपका प्रश्न होगा कि सर अंग्रेजों को ये स्थायी पैसा, उनको जितना पैसा चाहिए वो लगातार हर साल कौन देगा, कैसे देगा? तो चलिए सिस्टम को पहले पूरी तरह से जानते हैं। भारत के अंदर इसके फाउंडर माने जा रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फ्रांसिस और जॉन शॉर की सहायता से इसको भारत में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अगला, इसके अलग अलग नाम है, जैसे इस्तमरारी, इजारेदारी मामला अलग था, इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, जमींदारी या बिस्वेदारी, वास्तव में अलग अलग नाम से आपको देखने मिल रहा है मामला। लेकिन आपको इस्तमरारी, मालगुजारी और जमींदारी नाम बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना होगा परमानेंट सेटलमेंट का। अगला मामला, कौन कौन से क्षेत्र थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक, मतलब अंग्रेजों के वास्तव में 19% क्षेत्र पर आपको स्थायी बंदोबस्त का मामला देखने मिलेगा। तो एरिया वाइज तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के एक्सपेरिमेंट तौर पर या स्टार्टिंग में जो सक्सेसफुल पॉलिसीज थी उसमें, चाहे छोटा क्षेत्र है लेकिन उसमें आपको ये पॉलिसीज बहुत अच्छा रोल प्ले करते देखने मिलेगी। तो मामला है स्थायी बंदोबस्त का। और वास्तव में सर स्थायी बंदोबस्त क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसे 10 वर्षों के लिए भारत के अंदर इंप्लीमेंट करने की बात की जाएगी। क्या होगा इसके अंदर, समझना। जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त के अंदर, जैसे मोदी जी ने कहा था कि साथियों, भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 500,000 के नोट बंद हो जाएंगे। इस पॉलिसी में कहा गया कि आज रात 12 बजे के बाद जितने गांवों के अंदर किसान हैं, किसान मतलब धरती के मालिक, भूमि के मालिक, भूमि के मालिक जो किसान हैं, आज रात 12 बजे के बाद वो भूमि के मालिक नहीं बचेंगे। क्योंकि इस, मान के चलो ये कोई ए नामक गांव है, ए नामक गांव में जितनी भूमि है, ये जो सर्टन भूमि है, उसके मालिक भैया हम कुछ सर को बना रहे हैं, और ये कुछ सर माने जाएंगे जमीन के मालिक, इसलिए कहा जाएगा इन्हें जमींदार। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं मैं? पहले तक वास्तव में किसी गांव में भूमि का मालिक है किसान, उसको धक्का मार के बाहर किया जा रहा है, और भूमि का मालिक, एक बड़ी भूमि का मालिक बनाया जा रहा है जमींदार को। एक किसान के पास अपनी पूर्वजों वाली भूमि है, लेकिन कई सारे किसानों की भूमि को इकट्ठा करके एक जमींदार नियुक्त कर दिया कि इस भूमि के मालिक तुम माने जाओगे। आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर किसानों को बेदखल कर एक व्यक्ति को जमींदार बनाने से अंग्रेजों का क्या भला होगा? तो आंसर समझना, अंग्रेज चाह रहे हैं उनको लगातार एक मुश्त राशि, एक परमानेंट राशि मिले। जब किसानों के पास, जो वास्तव में भूमि के मालिक थे, ऑनर थे, उनके पास रेवेन्यू मांगने, लगान मांगने जाते थे, तब वो किसान हाथ जोड़ के बोलते कि हे मालिक, हमें माफ कर दो मालिक, हम तुम्हें पैसा नहीं दे पाएंगे मालिक, इस बार पानी नहीं गिरा मालिक, इस बार फसल, मतलब कई सारे प्रकार की अपनी समस्याएं गिनाते थे, और अंग्रेजों को सीधे तौर पर लगान नहीं देते थे। अंग्रेजों का किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करना बहुत ज्यादा बोझिल होते जा रहा था, और अंग्रेज इस बात से परेशान थे। जब भी चीज हो रही है तो पिछले साल 100 रुपए आए, इस बार 50 रुपए आए, फिर 120 रुपए आए, मतलब लगान का कलेक्शन का मामला स्थायी नहीं था। और अंग्रेज चाह रहे हैं रिंग ऑफ फेंस में हमें स्थायी पैसों की कमाई हो, एक परमानेंट हमारी इनकम हो। तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, जमीन का मालिक किसान नहीं जमींदार होगा। मान के चलो इतनी बड़ी भूमि से अंग्रेजों को 100 रुपए मिलना चाहिए, तो अब अंग्रेज किसी किसान के पास रेवेन्यू मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो भूमि के मालिक बचे ही नहीं। अब लैंड के ओनर हैं जमींदार, इन जमींदारों से कहा जाएगा कि भैया इस भूमि से हमको एक महीने में, एक साल में इतना रेवेन्यू चाहिए। अब ये जमींदार उन किसानों से लगान इकट्ठा करेगा, किसानों से पैसा छुड़ाएगा, और ये जमींदार किसको पैसा भरेगा? अंग्रेजों को। तो पैसा देने वाले और पैसा लेने वाले के बीच में एक बिचौलिया पैदा हो गया, उसका नाम है जमींदार। और ये बिचौलिए नहीं है, ये केवल दलाल नहीं है, वास्तव में अब ये भूमि का मालिक बनते जा रहा है। और यहीं से भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है ग्रामीण क्षेत्र का, वो खराब हो जाएगा। तो इकोनॉमिकल मामला है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, समानता का, वो खराब हो जाएगा। अब एक और चीज, जमींदार को मान के चलो 100 रुपए अंग्रेज को भरना है, तो जमींदार जाकर गांव से वसूलेगा 110 रुपए, 10 रुपए डालेगा अपनी जेब में, और 100 रुपए भरेगा कहां पर?
अंग्रेजों के पास। मतलब जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण कम नहीं बल्कि और ज्यादा किया गया, क्योंकि यहां पर तो परमानेंट मामला है, अंग्रेजों को 100 रुपए देना ही देना है। लेकिन अगर हमने 150 लूट लिया तो 50 मेरी जेब में, 100 अंग्रेजों के पास। ये जमींदार वैसे तो भूमि के मालिक ही हैं और पैसों में अमीर बनते जाएंगे। और साथियों, आपको एक पहली कौम आपको देखने मिलेगी जो अंग्रेजों की पक्षधर बन जाएगी, वो है भारत के वो अमीर लोग जो जमींदार के रूप में अंग्रेजों का समर्थन कर रहे हैं। और भारत के अंदर जब क्रांति हो रही है तो भारतीयों का साथ नहीं दे रहे बल्कि अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि वो अंग्रेज उन्हें खाने दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो भारत के अंदर आपको ये जमींदारी व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंटली देखने मिलेगी। और सीधी बात है, 10 साल का मामला आपको देखने मिल रहा है। इसके अंदर स्थायी दर तय की जा रही है, जमींदार के साथ लगान के समझौते किए जा रहे हैं कि आपको पैसा देना ही देना पड़ेगा। और ये मामला आपको बहुत ज्यादा फेमस देखने मिल रहा है। और सीधी बात है, जितना लगान तुम लोगे उसका 10/11 भाग, मतलब सीधी बात है, मैक्सिमम भाग कंपनी को जाएगा, 1/11 भाग जमींदार के पास जाएगा। मामला सिर्फ इतना सा है कि अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया कि भैया तुम जितना लगान ले रहे हो उसका एक पार्ट तुम रख लो, बाकी सब हमको दे दो। लेकिन क्योंकि एक पार्ट जमींदारों को कम लग रहा था, उसने तय लगान से अधिक वसूलना स्टार्ट किया और ज्यादा किसानों के एक्सप्लॉयटेशन को उसने स्टार्ट कर दिया। और यह भी कारण था कि जमींदारों के शोषण से धीरे धीरे जमींदारों के लोग विरुद्ध हो गए, लेकिन अंग्रेजों का विरोध किसान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसानों के पास में अंग्रेज जा ही नहीं रहे। एक बिचौलिए को उन्होंने बना दिया है, तो जो किसान है वास्तव में वो बिचौलियों को बेकार मान रहे हैं, अंग्रेजों को बेकार मान ही नहीं रहे। इसलिए कई सारे आपको किसान विद्रोह भारत में देखने मिलेंगे जिसमें अंग्रेजों का विरोध नहीं किया जा रहा, इन जमींदारों को पीटा जा रहा है, क्योंकि वास्तव में जमींदार वो फर्स्ट पर्सन है जो किसी क्षेत्र में जाकर फाइनेंशियली एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है किसानों का, देश के लोगों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला था। परमानेंट सेटलमेंट कुछ समय तक चलता है, बाद में ये भी खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों को लगता है कि भैया अब ये जो स्थायी बंदोबस्त में राशि है वो हमारे लिए बहुत कम हो चुकी है, इसलिए एक काम करो, इस सिस्टम को बंद करो। और ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा अंग्रेजों को जागी और परमानेंट सेटलमेंट को कुछ समय के बाद में बंद कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंटली इजारेदारी व्यवस्था के साथ साथ इसको भी समझना होगा। चलिए, कल के सिस्टम में या कल की क्लास में हम लोग देश के अंदर रैयतवाड़ी और महाल वाली सिस्टम को समझेंगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रिटिश इकोनॉमिकल पॉलिसीज हैं। तो साथियों, आज की क्लास को सुनने के बाद में सबसे पहले तो आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, कमेंट सेशन में कमेंट करना ही करना है, साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, हमारे एक कॉम्बो ऑफर के फुल बैच को ज्वाइन करना है। कॉम्बो ऑफर के माध्यम से जो हमारा पूरा बैच चलने वाला है, जिसमें करंट अफेयर्स के सेशंस होंगे, स्ट्रेटेजी के होंगे, मल्टीपल टीचर्स पढ़ाएंगे, लगातार तैयारी को आप शार्प करना है, तो जुड़ जाइए हमारे प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।